कहाँ थे? साइमन कमीशन हो गया स्टार्ट। अच्छा, तो कंडीशन आपकी क्लास की ये है कि एक तरफ तो क्या है, साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन। और मैंने बताया था कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है, बताइए जरा। साइमन कमीशन का भारत आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, बताइए। साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य मैंने शायद आप लोगों को यह बताया होगा कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 वाला, ठीक है, इसके जो आपके प्रावधान थे, यानी कि इसके जो आपके क्या थे, प्रोविजंस थे, उन तमाम प्रकार के प्रोविजंस को क्या करना था, एग्जामिन करना था। एग्जामिन करने का मतलब होता है क्या करना था, परीक्षण करना था। और परीक्षण करके ये बताना था कि 1919 के अधिनियम के जो प्रावधान हैं और भारतीयों का संवैधानिक विकास किए जाने के संदर्भ में कहां तक सफल हो पाए, यही तो बताया होगा मैंने। अब इसके सामने आप किसको रखेंगे, इसके सामने आप आईएनसी का एक सेशन रख देंगे। तो आईएनसी का सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, वो आईएनसी का सेशन हुआ था आपका दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिसंबर 1927 में। और ये जो सेशन आपका है कहां पर बुलाया गया था, तो आपने क्या कहा, मद्रास में बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता करने का कार्य किसने किया था, डॉक्टर अंसारी ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर अंसारी ने किया था। डॉक्टर अंसारी गांधी जी के काफी करीबी रहे हैं, आगे मैं एक टॉपिक में बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो ये कांग्रेस का वो अधिवेशन है जिसमें शायद हमने इस प्रकार की बातों को पढ़ा होगा कि इसमें कांग्रेस ने दो बातों को कहा था। पहली बात तो ये कहा था कि देखिए ऐसा है कि जो साइमन कमीशन है, तो हम साइमन कमीशन के फॉर्मेशन का भी विरोध करेंगे, हम साइमन कमीशन के फॉर्मेशन का भी विरोध करेंगे या करते हैं। और अगर साइमन कमीशन भारत में आता है, यानी कि अराइवल ऑफ इट, अगर ये भारत में आता है तो भारत में आएगा तो हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। शायद मैंने आपको ये बता दिया होगा कि साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन है, ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में क्या होता है, आगमन होता है। सबसे पहली बार साइमन कमीशन भारत में कहां पहुंचा, तो आप क्या कहेंगे, बंबई पहुंचा, ठीक है। आप लोग पहले से ये डिसाइड कर चुके थे कि साइमन कमीशन भारत में जहां जहां जाएगा, हम वहां वहां क्या करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। और विरोध करने के आपने दो प्रकार के पैटर्न अपनाए। आपको साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाने थे और आपको एक नारे का प्रयोग करना था, साइमन गो बैक। क्या कहा मैंने, आपको एक नारे का प्रयोग करना था, साइमन गो बैक, ठीक है। तो यहीं से आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। 1930 तक का सफर करना है आज, लिखिएगा पहला बिंदु आज का डेट डाल के। साइमन कमीशन को भारतीयों के संवैधानिक विकास के धरातल पर, साइमन कमीशन को भारतीयों के संवैधानिक विकास के धरातल पर, या ऐसे लिखिए, साइमन कमीशन को भारतीयों के संवैधानिक विकास के धरातल के संदर्भ में, संवैधानिक विकास के धरातल के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। लेकिन अपने भारतीय आगमन के पश्चात, लेकिन अपने भारतीय आगमन के पश्चात, लेकिन अपने भारतीय आगमन के पश्चात, लेकिन अपने भारतीय आगमन के पश्चात साइमन कमीशन, लेकिन अपने भारतीय आगमन के पश्चात साइमन कमीशन भारत में जहां जहां गया, साइमन कमीशन भारत में जहां जहां गया, साइमन कमीशन भारत में जहां जहां गया, वहां उसे भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहां उसे भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ा, भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ा। इन सभी विरोधों में, इन सभी विरोधों में
लाहौर काफी लोकप्रिय रहा। इन सभी विरोधों में लाहौर काफी लोकप्रिय रहा। इन सभी विरोधों में लाहौर काफी लोकप्रिय रहा। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय को सौंपा गया। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय को सौंपा गया। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर 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 पंजाब केसरी के नाम से जाने गए। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर पंजाब केसरी के नाम से जाने गए। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा 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 कि लाहौर में लालाजी के नेतृत्व में ही कि लाहौर में लालाजी के नेतृत्व में ही कि लाहौर में लालाजी के नेतृत्व में ही साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। 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 एक बिंदु और बना लो, फिर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, और कभी मुख्य परीक्षा में लिखने का मौका मिले तो चूकना मत, लिख देना उसको, ठीक है। एक बिंदु और बना लेते हैं, और इस बिंदु को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन यूट्यूब पे मैंने कई बार अपनी ओर से बना के कराया भी है। अगला बिंदु बनाइए, स्टार लगा के, सोचना क्या है, स्टार बनाइए, लिखिए इस पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना था। साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना था। साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के नेतृत्व में 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 भारत का युवा वर्ग भारत का युवा वर्ग भारत का युवा वर्ग भारत का युवा वर्ग कोमा 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 क्रांतिकारी वर्ग को छोड़कर भारत का युवा वर्ग कोमा क्रांतिकारी वर्ग को छोड़कर इसमें शामिल हो इसमें शामिल हो इसमें शामिल हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एक ऐसी गतिविधि मानी गई एक ऐसी गतिविधि मानी गई जिसके आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने जिसके आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने अपना अपना राजनीतिक प्रशिक्षण करवाया, जिसके आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने जिसके आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने जिसके आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने अपना राजनीतिक प्रशिक्षण करवाया, जिसके आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने अपना राजनीतिक प्रशिक्षण करवाया,
इतिहास साक्षी है इस बात का, इतिहास साक्षी है इस बात का, इतिहास साक्षी है इस बात का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतिहास साक्षी है इस बात का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता, जैसे युवा नेता, जैसे युवा नेता कांग्रेस को, जैसे युवा नेता कांग्रेस को साइमन कमीशन के, साइमन कमीशन के, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के बाद ही मिले, के बाद ही मिले। ठीक है, अब मैंने दो प्रकार की बातें आपको समझाने की कोशिश की है। एक तो मेरा फोकस रहा है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो साइमन कमीशन का भारत आगमन है बंबई है, और अगर आप बंबई में ही उसको टारगेट बनाने की बात करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात यह है कि लोकेशन तो बहुत सारी हैं, आपके इतिहास में एक या दो लोकेशन के बारे में डिस्कशन हुआ है। अगर आप बंबई से थोड़ा और ऊपर आएंगे, है ना, तो जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वहां पे आपको क्या मिलेगा, लाहौर मिलेगा। और यहाँ मैं लाहौर की बात भी कर रहा हूँ, पंजाब की बात भी कर रहा हूँ। और पंजाब में जो सबसे कद्दावर नेता है, जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो उग्रवादी खेमे से बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है, लाला लाजपत राय। इनको कहा गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर, ये कांग्रेस का टास्क है, ये भी आप याद रखेंगे। कांग्रेस ने लाला जी को अप्रोच किया है, उनको समझाया है कि आपको लाहौर में साइमन कमीशन को टक्कर देनी है। यानी कि साइमन कमीशन भारत आने के बाद जो भारतीयों के साथ जनसंवाद करने की बात कर रहा है, आप उसको रोकने की बात करेंगे। लाला जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि पंजाब में बहुत बड़े नेता है, मैंने लिखा है कि पंजाब केसरी के नाम से उनको जाना जाता है। दूसरी बात एक ये है कि कांग्रेस ने मद्रास सेशन में डिसाइड किया है कि भी हम साइमन कमीशन के गठन का भी विरोध करेंगे, और हम लोग साइमन कमीशन के भारत आगमन का भी क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इस बात को आप लोग समझना। अब देखो मुद्दा क्या बनेगा, मुद्दा ये बनेगा कि कांग्रेस ही इस विरोध प्रदर्शन को लीड करने की बात करेगी। लेकिन कांग्रेस का मानना यह है कि काले झंडे दिखाना और साइमन गो बैक के नारे लगाना ये बूढ़े लोगों की बस की बात नहीं है। हालांकि जो कांग्रेस के सीनियर्स होंगे वो इस विरोध प्रदर्शन को लीड करने का काम करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उन बड़े बड़े नेताओं के नेतृत्व में लोग काम करें, और भारत का जो युवा वर्ग है इस विरोध प्रदर्शन के साथ अपने आप को जोड़ के चले। लेकिन क्रांतिकारी वर्ग को मान्यता नहीं दी गई, किसकी ओर से, कांग्रेस की ओर से। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप काले, सोचो इसकी गहराई सोचो, अगर आप काले झंडे दिखाने की बात करोगे या आप साइमन गोवैक के नारे लगाने की बात करोगे, तो उसमें कांग्रेस की मान्यता यहाँ पे थोड़ी ये थी, हालांकि गांधी जी का इससे अभी कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस की खुद की मान्यता यहाँ पे ये थी कि थोड़ा एग्रेसिवनेस आना चाहिए, है ना, और अगर थोड़ा एग्रेसिवनेस आएगा तभी हम साइमन कमीशन को राइट वे में जाकर के टक्कर दे पाएंगे। अब यहाँ सारा मामला जो है वो लाला जी पर आकर के टिक जाएगा। लाला जी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मैं इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, और लाहौर में साइमन कमीशन को आगे बढ़ने से हर मामले में क्या है, रोका जाएगा। अब जरा एक बात समझ लो जो मुझे यहाँ पे आपको समझानी थी। ठीक है, आपने कहा कि लाला लाजपत राय को टास्क मिल गया है। आप मेरी बात बहुत गौर से समझना। लाला लाजपत राय को क्या है, आपने क्या दे दिया है, आपने टारगेट दे दिया है कि आपको लाहौर में क्या है, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना है। लेकिन मैंने एक बिंदु आपको जोड़ के लिखाया है कि भी कांग्रेस चाहती है कि भारतीय युवा वर्ग का इसमें पार्टिसिपेशन हो, लेकिन क्रांतिकारी वर्ग इसमें ना आए। एक बात समझो, लाला लाजपत राय जो हैं ये किससे संबंध रखते हैं, ये आर्य समाज से संबंध रखते हैं, ये आर्य समाजी हैं। ठीक है, और जब मैंने आपको आर्य समाज पढ़ाया होगा तो इन्होंने उस समय क्या किया था, इन्होंने 1886 एडी में, यानी कि 1886 ईस्वी में लाहौर में ही एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया था। वो लाहौर में इन्होंने क्या किया था बताओ जरा,
बहुत बड़ा काम माना जाता है इनका। ये लाहौर में इन्होंने क्या किया था? अब रिवीजन की भारी कमी है, तो ऐसे कनेक्टिविटी कैसे स्टेब्लिश हो पाएगी? लाहौर में इन्होंने डीएवी कॉलेज को क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। और ये जो आपका डीएवी कॉलेज है, इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये था कि जो आपका इंडियन यूथ क्लास है, जो आपका क्या इंडियन यूथ क्लास है, यानी कि जो भारत का युवा वर्ग है, भारत के युवा वर्ग को क्या प्रोवाइड करानी है? मॉडर्न एजुकेशन। क्या प्रोवाइड कराना है? मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये इनका बहुत बड़ा काम माना जाता है। और जिस क्रांतिकारी वर्ग को साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूर रखने की बात कर रही है, वो जो आपके क्रांतिकारी हैं, वो लाला लाजपत राय को अपना मेन गार्जियन मानते हैं। याद रखना मेरी बात, मेन गार्जियन मानते हैं। अगर कभी ये सवाल पनप जाए, क्योंकि सवाल बनने की कंडीशंस आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर सकते डिसाइड। सवाल बनाने की कंडीशन डिसाइड वो करेगा जिसको सवाल बनाने का टास्क दिया गया है ना। तो ये जो आपके क्रांतिकारी हैं, जैसे आपके भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, या राजगुरु तो खैर बाद में जुड़े थे, है ना, और भी कुछ क्रांतिकारी हैं। अगर हम दो ही नाम लेके चलें, क्योंकि दोनों नाम बहुत ज्यादा बड़े हैं, बटुकेश्वर दत्त भी आपके हो सकते हैं, तो भगत सिंह, सुखदेव दो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको अंग्रेजी भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान था, बहुत बेहतरीन ज्ञान था दोनों को ही। हालांकि दोनों में अगर आप कोई कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो भगत सिंह आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैंने जहां तक इन दोनों लोगों को समझा है, तो दोनों लोगों का मोटिव ये था कि अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को टक्कर देनी है ना, तो हमें उसी की भाषा में टक्कर देनी होगी। इन लोगों ने मतलब बहुत पहले से इस बात को अपने जहन में रखा था कि हमें देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, और हमें ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको डिफरेंट टाइप्स के जो चैलेंजेस हैं वो इसके सामने रखने हैं, लेकिन इन्हीं की भाषा में रखेंगे, हिंदी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ग्राउंड जनरेट नहीं हो पाएगा। इनको इन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रांतिकारी ये मान के चलते थे कि अगर लाला जी लाहौर में डीएवी कॉलेज को स्टैब्लिश ना करवाते तो हमें मॉडर्न एजुकेशन के लाइन पर अपने आप को एजुकेट करवाने का मौका ना मिलता, और अगर मैं अपने आप को इस तरीके से एजुकेट करवाने का मौका ना मिलता, तो आज हमारे पास जो इंग्लिश की नॉलेज है या उस लैंग्वेज की जो हमारे पास नॉलेज है वो हमारे पास ना होती, और हम इस कंडीशन में ना होते कि हम अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे पाए। तो मेन गार्जियन मानते हैं। अगर कभी सवाल पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर क्रांतिकारियों का मेन गार्जियन कौन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? हालांकि मेरे हिसाब से अगर मुझे जब मौका मिलेगा इतिहास में थोड़ी बहुत तब्दीली करने का, तो मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना। वो भी इस लायक थे लेकिन बन नहीं पाए थे, क्योंकि उनका जुड़ाव एक लंबे समय तक बाद में किसके साथ रह गया? कांग्रेस के साथ रह गया। अगर वो कांग्रेस के साथ अपना एसोसिएशन ना लेकर के आते, और बहुत 1921 के बाद ही, क्योंकि 1920 से लेकर 22 तक जो आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया है, उसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो गांधी के साथ हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस से अपना जुड़ाव बनाए रखा। अगर वो कांग्रेस के हट करके अगर क्रांतिकारियों के साथ जुड़ जाते, तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का धरातल क्या होता? बिल्कुल ही बदला हुआ होता है। तो मेन गार्जियन मान के चलते हैं क्रांतिकारी, और ये बड़े बड़े नाम मैंने कुछ आपके सामने रखे हैं। पंडित जी भी शामिल हैं। हालांकि पंडित जी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। पंडित जी का मतलब क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद, है ना। तो उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो भी इनको अपना मेन गार्जियन मान के चलते थे। अब हुआ उस समय ये कि जब इनको टास्क दिया गया कि भी आपको लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का आपको क्या करना है? नेतृत्व करना है। तो ये जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, इन्होंने लाला जी को कहा कि भाई हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और आप समझते हैं इतने चोटी के क्रांतिकारियों का इनके साथ जाने का मतलब ये है कि वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे लोग थे कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, सदियों में, मतलब किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। देश प्रेम ऐसा है कि मतलब अजीब, बहुत ही, मतलब उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल बात होती है। इन्होंने कहा कि भाई आप हमारे मेन गार्जियन हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर कांग्रेस से हमें कोई समर्थन देता है तो आप ही हैं, और आपको हम अकेला नहीं जाने देंगे, क्योंकि साइमन कमीशन को लेकर के वहां पे कुछ भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है,
अगर ये टास्क मेरा खुद का होता, अगर मैं इंडिविजुअली वहां पे जा रहा होता, तो मैं आपको साथ लेकर के चलता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और ये कांग्रेस ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और कांग्रेस की ओर से आपको कोई मान्यता नहीं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से आपको कोई मान्यता नहीं है, तो इसलिए आप इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ नहीं जा सकते। भगत सिंह इन मामलों में बहुत आगे के थे। उन्होंने लाला जी को मतलब विद इन सेकेंड कन्विंस कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम केवल आपकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, ये तो है, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। हम क्या है, हम हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ चलते हैं। तो अब आपने किताबें पढ़ी होंगी, लाला जी वहां पर गए, और लाला जी वहां पे जब गए, तो जो लाहौर का एसपी है उसका नाम क्या था, स्कॉट। क्या नाम था उसका, स्कॉट। स्कॉट अपने आप में कुछ अलग ही टाइप का व्यक्ति था। उसने ना तो बातचीत की ना कुछ देखा, उसने तुरंत एकदम क्या है लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। और किताब पढ़ाई होगी आपको कि उसी लाठी चार्ज में जो लाला जी हैं वो बुरी तरीके से क्या हो गए, घायल हो गए। अब ये मैंने इतनी कहानी आपके सामने क्यों बनी, क्यों बनी, क्योंकि अब आप रटने की कोशिश करोगे एक स्टेटमेंट को। जब लाला जी बुरी तरह घायल हुए और 1928 में, आई थिंक नवंबर में उनकी डेथ हो जाती है, नवंबर 1928 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने एक बात बोली थी, और बात यह बोली थी कि मेरे शरीर पर लाठियों का किया गया एक एक प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौत का जो ताबूत होगा उसमें अंतिम कील साबित होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लाला जी ये क्यों कह रहे थे। अगर मैं इतनी कहानी आपके सामने ना रखूं तो आप हमेशा उसी को रटने की कोशिश करोगे। क्या कहते हैं, मेरे शरीर पर लाठियों का किया गया एक एक प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौत का जो ताबूत होगा ना, ताबूत समझते हैं, उसमें अंतिम कील साबित होगा। क्या मतलब है। हाँ, यही बात मुझे आपके दिमाग में डाली थी। उनको पता था कि एक कमिटमेंट ने काम किया, जिस कमिटमेंट में बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अपने ही गार्जियन से कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि बस हम आपके साथ जाएं। लेकिन अब वो अपने स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब ये कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को संदेश दे दिया था कि वहां कुछ ऐसे लोग खड़े थे जो केवल मेरे नाते शांत रह गए, लेकिन अब मेरे जाने के बाद वो शांत नहीं रहेंगे। और यही हुआ, यही हुआ। भारत में स्कॉट को जो मारने की योजना है ये कांग्रेस ने नहीं बनाई, आप जानते होंगे। भारत में स्कॉट को मारने की योजना क्रांतिकारियों ने ही बनाई। और क्रांतिकारी इस बात को लेकर के काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि हमारा जो मेन गार्जियन है वो हमारे हाथों से अचानक से ही निकल गया। तो आपने सुना होगा कि स्कॉट को मारने की पूरी योजना बनाई गई, लेकिन मारा कौन गया, सैंडर्स। सैंडर्स जो मारा गया उसमें दो लोगों की गलतियां हैं, मैं बाद में आपको बता दूंगा, थोड़ा इशारा कर देता हूं। एक तो जयगोपाल नाम के क्रांतिकारी हैं, हालांकि वो क्रांतिकारी की परिभाषा में फिट होते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन गलत किया। पहचानना स्कॉट को था, उन्होंने पहचाना किसको, सैंडर्स को। दूसरा जो आपके राजगुरु हैं, ये बड़े तीव्र थे, तीव्र नेचर के व्यक्ति थे, गोली चलाने में बड़े आनंद की अनुभूति करते थे। तो इन्होंने देखा नहीं कि सामने कौन है और तुरंत गोली चला दी। लेकिन कुल मिलाकर के आप एक बात समझो कि जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता था वो स्टेटमेंट को लेकर के आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यही स्टेटमेंट, ऐसे सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वो पूछ लेगा कि मेरे शरीर पर लाठियों का किया गया एक एक प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौत का जो ताबूत होगा उसमें अंतिम कील साबित होगा, इस कथन का विश्लेषण करें। हम लोग क्या है, एक स्टेटमेंट को रटने की बात करते हैं, वो क्या पूछता है, वो स्टेटमेंट के अंदर की गहराई पूछता है। तो आपको अपने आप को सावधान करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इतनी कहानी आपके सामने ये रखी है। लिखो। अब मैं सीधा कंक्लूजन लिखाऊंगा, इतनी कहानी आपको लिखाऊंगा नहीं, मैंने समझा दिया, अपने दिमाग में रखना। लाहौर में साइमन कमीशन का, या ऐसे लिखिए, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर के पुलिस कप्तान, लाहौर के पुलिस कप्तान
लाहौर के पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाहौर के पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाहौर के पुलिस कप्तान स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। बुरी तरह घायल हो गए। नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु भी हो गई। नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु भी हो गई। नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन इससे पूर्व उन्होंने कहा था 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 कि मेरे शरीर पर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार कि मेरे शरीर पर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार कि मेरे शरीर पर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार कि मेरे शरीर पर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौत के ताबूत में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौत के ताबूत में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मौत के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। अंतिम कील साबित होगा। अंतिम कील साबित होगा। अंतिम कील साबित होगा। एक नोट बना के लिखेंगे बात, एनओटी नोट। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, बहुत आता है पीसीएस में सवाल ये। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, ये भारत के दो ऐसे राजनीतिक दल हुए। 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 ये भारत के दो ऐसे राजनीतिक दल हुए जिन्होंने साइमन कमीशन के भारत आगमन का खुला समर्थन किया। जिन्होंने साइमन कमीशन के भारत आगमन का खुला समर्थन किया। जिन्होंने साइमन कमीशन के भारत आगमन का खुला समर्थन किया। जिन्होंने साइमन कमीशन के भारत आगमन का खुला समर्थन किया। अगला बिंदु बनाओ। जैसा कि हम जान चुके हैं कि साइमन कमीशन के व्यवहार के संदर्भ में साइमन कमीशन के व्यवहार के संदर्भ में सरकार की मंशा यह थी कि साइमन कमीशन के व्यवहार के संदर्भ में सरकार की मंशा यह थी कि भारतीय इसके साथ सहयोग करें। लेकिन भारतीयों की ओर से कोई बड़ा सहयोग साइमन कमीशन के साथ नहीं किया गया।
लेकिन भारतीयों की ओर से कोई बड़ा सहयोग साइमन कमीशन के साथ नहीं किया गया। लेकिन भारतीयों की ओर से कोई बड़ा सहयोग साइमन कमीशन के साथ नहीं किया गया। प्रतिफल सरकार के मन में बेचैनी पैदा हुई। प्रतिफल सरकार के मन में बेचैनी पैदा हुई। प्रतिफल सरकार के मन में बेचैनी पैदा हुई, जिसे बाहर निकालते हुए जिसे बाहर निकालते हुए जिसे बाहर निकालते हुए सरकार ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा। जिसे बाहर निकालते हुए सरकार ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा। जिसे बाहर निकालते हुए सरकार ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा, क्योंकि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। लगता है अब आपके व्यक्तित्व में योग्यताएं आ चुकी हैं। लगता है अब आपके व्यक्तित्व में योग्यताएं आ चुकी हैं। लगता है अब आपके व्यक्तित्व में योग्यताएं आ चुकी हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने आप से ही जिनका प्रयोग करके आप अपने आप से ही अपना संवैधानिक विकास करवाना चाहते हैं। अपना संवैधानिक विकास करवाना चाहते हैं। अपना संवैधानिक विकास करवाना चाहते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह क्वेश्चन आ रखा है पीसीएस में, याद रखना। यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लॉर्ड इरविन बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। भगत सिंह को यही खा गया अकेला। लॉर्ड इरविन, यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लॉर्ड इरविन ही वह व्यक्ति रहा जिसने अपनी बातों में भारतीय जनमानस को योग्यता विहीन कहा। जिसने अपनी बातों में भारतीय जनमानस को योग्यता विहीन कहा। जिसने अपनी बातों में भारतीय जनमानस को योग्यता विहीन कहा। और इसी के कहने पर साइमन कमीशन के अंदर और इसी के कहने पर साइमन कमीशन के अंदर और इसी के कहने पर साइमन कमीशन के अंदर किसी भी भारतीय को और इसी के कहने पर साइमन कमीशन के अंदर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। शामिल नहीं किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन के संदर्भ में भारतीयों के व्यवहार को देखते हुए लेकिन साइमन कमीशन के संदर्भ में भारतीयों के व्यवहार को देखते हुए लेकिन साइमन कमीशन के संदर्भ में भारतीयों के व्यवहार को देखते हुए आखिर सरकार ने कह ही दिया आखिर सरकार ने कह ही दिया कि आप एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज तैयार करें कि आप एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज तैयार करें कि आप एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज तैयार करें कि आप एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज तैयार करें
जिससे केवल कांग्रेस ही सहमत ना हो, जिससे केवल कांग्रेस ही सहमत ना हो, जिससे केवल कांग्रेस ही सहमत ना हो, बल्कि भारत के अन्य बल्कि भारत के अन्य बल्कि भारत के अन्य बल्कि भारत के अन्य राजनीतिक दल भी सहमत हों। हम भारतीयों ने सरकार की इस चुनौती को स्वीकार किया। हम भारतीयों ने सरकार की इस चुनौती को स्वीकार किया। हम भारतीयों ने सरकार की इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट के रूप में जिसने 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट के रूप में जिसने 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया। एक संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया। एक संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया, जिसे संविधान बनाने की दिशा में 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 भारतीयों का पहला प्रयास माना गया। जिसे संविधान बनाने की दिशा में भारतीयों का पहला प्रयास माना गया। अब देखो बात को मैंने कहां से जोड़ के कहां लिखाया है। लॉर्ड इरविन का यह मानना था कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल, ये कैपेबल नहीं है। अगर आप इनको साइमन कमीशन के कंपोजिशन में शामिल करके चलोगे तो ये रायता फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ऐसा किसका मानना था? लॉर्ड इरविन का मानना था। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की क्योंकि पीसीएस में सवाल ये एक बार उठा है कि लॉर्ड इरविन के जो सुझाव हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया था, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं साइमन कमीशन को लेकर के, अगर आप उनके सापेक्ष भारतीयों को साइमन कमीशन में जगह देने की कोशिश करोगे तो मामला ठीक बन नहीं पाएगा। इससे अच्छी बात एक ये है कि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी लोग हों सारे के सारे क्या हों, आपके ब्रिटिश हों, अंग्रेज लोग हों, सारे के सारे। एक बात तो ये है। लेकिन अब मामला उल्टा हो रहा है भारत में आप देख पा रहे हैं कि साइमन कमीशन जहां जहां जा रहा है वहां वहां साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है ना। तो सरकार चाहती थी क्या कि साइमन कमीशन तो भारत जाए, है ना, भारतीयों के साथ बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिकेशन करे और उसके बाद उनके ओपिनियंस को ले और हमें बताए कि भैया देखिए ऐसा है कि 1919 के अधिनियम के प्रावधानों ने इस सीमा तक भारतीयों का संवैधानिक विकास किया है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सरकार की बेचैनी इस बात को लेकर भी है कि भले ही क्रांतिकारी वर्ग ने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में कोई एक्टिव रोल प्ले ना किया हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आलोक में भारतीय युवा वर्ग ने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में एक्टिव रोल प्ले किया। मैंने पहले ही आपको लिखा दिया। सरकार को यह भी लग रहा है कि ये जो अब युवा वर्ग निकल के आएगा यहां से, ये हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां रखने की कोशिश करेगा और ऐसा बाद में हुआ भी है। तो असल में सरकार की जो बेचैनी है एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन है और उसी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए उस समय जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट हैं, बर्किनहेड उनका नाम है, मैंने उनका जिक्र नहीं किया, मैंने सरकार का जिक्र किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि लगता है कि आप योग्यता आ गई है आपके अंदर अब,
क्योंकि भाई आप हमारे हिसाब से अपना संवैधानिक विकास नहीं चाहते हैं, और अगर आप हमारे हिसाब से अपना संवैधानिक विकास नहीं चाहते हैं तो मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उनका जनरेशन हो चुका है। अब हमारी बात भी सुन लो, हम आपको चुनौती देते हैं, ये बिल्कुल एक ओपन चैलेंज था कि आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करें और उसके माध्यम से हमें बताएं कि आपको किस प्रकार के संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार चाहिए। लेकिन हमारी शर्त है, कंडीशन है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे उससे केवल कांग्रेस सहमत ना हो, क्योंकि कांग्रेस का सहमत होना थोड़ा आसान है। हम ये चाहते हैं कि भारत के जो भी इंपॉर्टेंट, या तो आप कह लो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आप कह लो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस सभी के सभी क्या हो, सहमत हो। हमने कहा कि ठीक है भैया, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील हैं अपने टाइम के, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया गया। याद रखना, ऐसे सवाल आते रहते हैं। एक संविधान सभा का गठन तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, जिसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य किया था। लेकिन अगर कभी सवाल बन जाए कि ब्रिटिश शासनकाल में निम्न में से किस व्यक्ति के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ, तो आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट एक संविधान तो बाद में बना, और ये नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो आपका एक संवैधानिक ड्राफ्ट है, दैट मीन्स क्या है, एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है। इसको आप ये भी कहते हैं कि संविधान बनाने की दिशा में आप लोगों का क्या था, फर्स्ट एफर्ट था, पहला प्रयास था। तो सवाल की भाषा को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई है कि एक संविधान सभा का गठन हुआ है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और ये जो संविधान सभा है इसके कुछ मेन मेंबर्स और नोट कर लो। जो आपकी संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जिसका फॉर्मेशन हम 1928 में लेके चले हैं, तो मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष हैं, ये कंफर्म है। इसके अलावा और किन किन को लेके चल सकते हैं महत्वपूर्ण नाम, अली इमाम, अली इमाम, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, मंगल सिंह, मंगल सिंह, एम एस एनी, 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 तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, एम आर, एम आर, एम आर जयकर, एम आर जयकर। अली इमाम, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, एम एस एनी, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम आर जयकर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बस कुछ याद रहे या ना रहे, ये दो नाम आपके याद रहने चाहिए। सप्रू, SAPRU, आप चाहें तो इस नाम को भी अपने जहन में रख सकते हैं, बाकी अगर माइंड से स्किप हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम आर जयकर, अली इमाम, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, MSN। आगे बढ़े, चलिए। 1928 में गठित संविधान सभा ने 1928 में गठित संविधान सभा ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में 1928 में गठित संविधान सभा ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में 1928 में गठित संविधान सभा ने
नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया, उसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। नंबर 1, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। नंबर 2, भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्र निकालने की स्वतंत्रता दी जाए। भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्र निकालने की स्वतंत्रता दी जाए। भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्र को निकालने की स्वतंत्रता दी जाए। नंबर 3, भारत में ब्रिटिश शासन एक तानाशाही शासन का रूप ना ले। भारत में ब्रिटिश शासन एक तानाशाही शासन का रूप ना ले। भारत में ब्रिटिश शासन एक तानाशाही शासन का रूप ना ले। भारत में ब्रिटिश शासन एक तानाशाही शासन का रूप ना ले। इसके लिए भारतीय जनमानस को मौलिक अधिकार प्रदान कराए जाएं। इसके लिए भारतीय जनमानस को मौलिक अधिकार प्रदान कराए जाएं। इसके लिए भारतीय जनमानस को मौलिक अधिकार प्रदान कराए जाएं। इसके लिए भारतीय जनमानस को मौलिक अधिकार प्रदान कराए जाएं। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन महिलाओं के अधिकारों का समर्थक नहीं। 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 लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जो भी संवैधानिक विकास हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जो भी संवैधानिक विकास हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जो भी संवैधानिक विकास हो, अगला जो भी संवैधानिक विकास हो, उसमें महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की जाए। 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 नेक्स्ट, सिंध को SINDH, सिंध को बंबई से अलग करके, सिंध को बंबई से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया जाए। सिंध को बंबई से अलग करके एक पृथक राज्य बनाया जाए। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और शासन करो की नीति को त्याग दे। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और शासन करो की नीति को त्याग दे। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और शासन करो की नीति को त्याग दे। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो
और शासन करो की नीति को त्याग दे। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और शासन करो की नीति को त्याग दे, अर्थात पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अब भारत में लागू ना किया जाए। अर्थात पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को, अर्थात पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अब भारत में लागू ना किया जाए। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अब भारत में लागू ना किया जाए। ये कुछ मुख्य प्रावधान है। ठीक है। अब सबसे पहले जो प्रावधान है इसको बहुत ज्यादा उठाया जाता है सवालों में। अब नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से आपने क्या कहा कि भारत को क्या दे दो भी, डोमिनियन स्टेटस दे दो, है ना। क्या है ये? एक तरह से और कोई आंसर इससे क्या समझते हैं आप? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का ये अपने आप में एक ऐसा प्रावधान है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा और इसी ने एक बार मौका दिया महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर अपने आप को एक्टिव करने का, और इसी से एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन भी जुड़ा हुआ है जिसने भारत में काफी अच्छा काम किया। और वो गठित क्यों हो पाई वो बात मैंने पहले ही आपको लिखा दी है ना। आप लोग मेरी बातों को समझा करो, घर में जाकर रिवीजन किया करो, सोचा करो, ऐसे लिखने से कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि अगर मेरा आगे का कोई डिस्कशन है तो मैं उसका जो ग्राउंड है पहले ही बना के चलता हूं, आदत है मेरी। इससे आप क्या समझते हैं? इसकी डेफिनेशन न जाने कितनी बार मैंने आपको क्लास में पढ़ा दी, एक बार नहीं कई बार बता दिया है। बस यहाँ पे क्या है, एक नई प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है। चलो हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं औपनिवेशिक स्वराज। हालांकि ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नहीं है। औपनिवेशिक स्वराज जैसी शब्दावली जो है ये केवल पीसीएस यूपी पीसीएस में इस्तेमाल की गई है। हर जगह सवाल बनते हैं तो लिखा क्या रहता है, हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं वो डोमिनियन स्टेटस। आप पढ़ते रहो, समझते रहो जो आपको समझना है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं औपनिवेशिक स्वराज। अब तो आसान हो गया। बस यही मैं कहलवाना चाह रहा था। इसका मतलब यह है कि भारत को ब्रिटिश शासन के आलोक में ही शासन में भागीदारी का मौका दिया जाए। और यही डेफिनेशन तो मैंने कई बार आपकी बताई है। कितनी बार मैंने बताया कि इसका मतलब तो यही निकलता है कि अगर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक अधिराज्य का दर्जा। इसको आप कह सकते हैं औपनिवेशिक स्वराज। जैसा आपने कहा, एकदम राइट कहा कि ब्रिटिश शासन के आलोक में ही भारतीयों को शासन संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला जो हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं। मतलब ये निकला कि इंडिया के क्या हो गए? अफेयर्स। यही तो बात मैंने, यही डेफिनेशन तो बार बार मैंने आपके दिमाग में डाली है। अफेयर्स कैसे हो गए? दो प्रकार के। एक क्या हो गया आपका एक्सटर्नल, एक क्या हो गया जी आपका एक्सटर्नल, और एक क्या हो गया आपका इंटरनल। यही तो मैंने बहुत बार समझाया आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य के आलोक में भारतीयों को शासन संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार। मतलब यह हुआ कि जो बाह्य मामले हैं ये किसके अधीन रहेंगे? अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। और जो आंतरिक मामले हैं किसके अधीन हो जाएं? भारतीयों के अधीन। तो ये वही परिभाषा है जो मैंने स्वराज को लेकर के आपको कई बार बताई है। बस एक नई प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है और इसी से रटने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला बनेगा अभी, क्योंकि लोग इसको पहचान रहे थे कि नई प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करके आप हमारे सेंटिमेंट्स के साथ केवल खेल रहे हैं। जबकि स्वराज की ये जो डेफिनेशन है, जो डोमिनियन स्टेटस को समझने के बाद निकल के आती है, ये तो भारत में बहुत पहले से काम कर रही है।
अब अगर सरकार ने आपको चुनौती दी है और आपने नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट आपने तैयार किया है, तो भैया जो आपकी डिमांड्स हैं उनमें कोई नया रूप तो लेकर के आओ। पुरानी मांगों को उठाने की आवश्यकता क्या है? दो लोग याद रखेंगे, जो मैंने बताया था कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के धरातल पर युवाओं ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर क्या करवाया, प्रशिक्षित करवाया। तो वहीं से निकलेंगे। दो लोग हैं, एक का नाम है जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहां पर इनके साथ जुड़ के काम करेंगे। ये यहीं से जुड़ेंगे इनके साथ अच्छी तरीके से, और ये लगभग में 1939 तक इनके साथ काम करते रहेंगे दोनों लोग। ये कांग्रेस को नया जीवन देने की कोशिश करेंगे, और इन्होंने दिया भी था उस समय। दो लोग निकल के आएंगे, जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये कहेंगे कि भैया इसको हटा दो, हम इसको नहीं चाहते हैं, पागल मत बनाओ। क्योंकि 1920 का जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो इसी डिमांड के साथ स्टार्ट हुआ। स्वराज वाली ये जो परिभाषा है इसी डिमांड के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन गांधी जी ने वहां स्वराज को बहुत ही अलग तरीके से समझा भी दिया था कि स्वराज हो सके तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, और यदि आवश्यकता पड़ी तो बाहर। जब गांधी 1920 में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कंप्लीट इंडिपेंडेंस का इशारा दे चुके थे, तो अब ये पागलपन करने की आवश्यकता क्या है? हटाओ उसको। तो कांग्रेसियों ने कहा कि भैया क्या लाना चाहते हो? कहा कि हम लाना चाहते हैं पूर्ण स्वराज। हम क्या लाना चाहते हैं? हम तो जी पूर्ण स्वराज लाना चाहते हैं। अब पूर्ण स्वराज को हिंदी में क्या कहेंगे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम तो ये लाना चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि इस मांग को हम इसमें क्या है, शामिल करवाना चाहते हैं। कांग्रेसी बोले कि पागल मत बनो। नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस उस संविधान सभा के मेंबर रहे थे, है ना, जिस समय नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया। लेकिन उस समय इन्होंने अपना एजिटेशन नहीं दिखाया, बाद में दिखाया इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं, इसकी जगह आपको पूर्ण स्वराज लेके आना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आना पड़ेगा। ये लोग खड़े हो गए। बताइए, ये सवाल एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया। मुझसे रुड़की शहर में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, ये एसएससी सीजीएल में, कि साइमन नेहरू रिपोर्ट के एक प्रावधान डोमिनियन स्टेटस का विरोध किन किन लोगों ने किया था? बताइए कहां से निकाला उसने सवाल? जेएल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और ये बिल्कुल इनकी यहां पे जो एक तरीके से डिस्कशन है, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव लगता है। क्योंकि आप सोचेंगे तभी आपके समझ में आएगा। 1920 में आप बहुत आगे के मैसेज देने की बात कर रहे थे, तो 1908 में आप इतना पीछे जाने की बात क्यों कर रहे हैं? 1928 में आपको तो आगे जाने की बात करनी पड़ेगी, है ना। तो अब स्टार बनाने शुरू कर दो, लिखो जरा। नेहरू रिपोर्ट के एक प्रावधान डोमिनियन स्टेटस को लेकर, नेहरू रिपोर्ट के एक प्रावधान डोमिनियन स्टेटस को लेकर, नेहरू रिपोर्ट के एक प्रावधान डोमिनियन स्टेटस को लेकर, नेहरू रिपोर्ट के एक प्रावधान डोमिनियन स्टेटस को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें इसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल करना चाहिए, कि हमें इसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल करना चाहिए, कि हमें इसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल करना चाहिए, कि हमें इसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल करना चाहिए, कि हमें इसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग को शामिल करना चाहिए। अब होगा क्या? होगा ये कि महात्मा गांधी अपने आप को एक्टिव कर लेंगे, और महात्मा गांधी क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, इन दो लोगों को अप्रोच करेंगे जो उस समय ये कह रहे थे कि भी पूर्ण स्वराज को लेकर के आओ। यानी कि दोनों को अप्रोच किया जाएगा, जेएल नेहरू को और किसको? सुभाष चंद्र बोस को। दोनों को गांधी जी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे
कि मजाक बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उस चुनौती को ध्यान में रखो जिसमें सरकार ने कहा था कि आप एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज तैयार करें जिससे केवल कांग्रेस ही सहमत ना हो, बल्कि भारत के जो अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल हैं वो भी क्या अपनी सहमति व्यक्त करें। और यहाँ तो कांग्रेस के अंदर ही डिस्टर्बेंस आने की बात हो रही है, दोनों कांग्रेसी तो हैं। तो गांधी जी ने कहा कि देखो एक काम करो, नेहरू रिपोर्ट जिस रूप में बन गई है, जिस रूप में नेहरू रिपोर्ट हमने बना लिया है, उसी रूप में हम क्या करते हैं, 1928 में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया है, हम सरकार को क्या कि 2 साल का समय दे देते हैं। इधर देखो, हम सरकार को क्या 2 साल का समय दे देते हैं, और अगर इन 2 सालों के समय में जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी लेकर के नहीं आती है, अगर वो कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी लेकर के नहीं आती है, तो हमारा टारगेट बदल जाएगा। हम क्या है, हम पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लक्ष्य बना लेंगे। हम क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लक्ष्य बना लेंगे, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम भारत में क्या चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। आ रही बात सुनिए, गांधी जी ने समझाया इनको कि मजाक बनवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव मोड में थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर हम लोग क्या चाहते हैं, हम तो पूर्ण स्वराज चाहते हैं जी, हमें तो क्या है कि पूर्ण स्वराज चाहिए तो चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, अगर आप हमें कुछ मानते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे 2 साल के समय को घटा सकते हैं, और इसको 2 की जगह हम क्या लेके आ सकते हैं, 1 साल का समय लेके आ सकते हैं। कहा कि मेरी बात मानो, 1 साल का समय दे देते हैं। 1 साल के समय में अगर नेहरू रिपोर्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट की ओर से कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं आती है, तो हम अपने टारगेट को बदल लेंगे। हमारा टारगेट फिर क्या होगा, पूर्ण स्वराज होगा, और पूर्ण स्वराज टारगेट होगा, उसके साथ ही साथ साथ हम क्या है, नेहरू रिपोर्ट को भी क्या कर देंगे, नेहरू रिपोर्ट को भी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नेहरू रिपोर्ट को भी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए हम क्या चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम भारत में चलाएंगे। 1 साल की बात को लेकर के ये मान जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है। डिससेटिस्फेक्शन कैसे है कि ये दो लोग, इनका जो डिससेटिस्फेक्शन है, इनका जो डिससेटिस्फेक्शन है, ये लोग उसको बाहर निकालेंगे। गांधी जी के सामने ये बाद में आकर के कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने 1 साल का समय दिया तो हम कह देते हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1928 में ही इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया। और ये जो एक, ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बार पीछे में पूछी गई है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ना, इसको किसने स्थापित किया था, 1928 में दोनों ने मिलकर के स्थापित किया है। और इसका मामला ये था, इसका टारगेट ये बनाया कि भी हम क्या है, हम जो है डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन स्टेटस जो है, डोमिनियन स्टेटस जो है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पूर्ण स्वराज होगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य यह बनाया गया कि डोमिनियन स्टेटस का जो अगला कदम है, पूर्ण स्वराज जो हमें बनाना है, हम इसके संदर्भ में भारतीय जनमानस को जागरूक करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये जो गांधी जी अप्रोच कर रहे हैं ना लोगों को, ये गांधी जी यहाँ पे अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। और गांधी जी ने यहां से अपने आप को एक्टिव किया, और इनकी जो एक्टिवनेस है अब ये काम करेगी लगभग में 1934 तक। उसके बाद में फिर क्या हो जाएंगे, आपके नॉन एक्टिव हो जाएंगे, है ना। ये कहानी आपके सामने आती रहेंगी। तो लिखो जरा थोड़ा सा अंत में, महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस को समझाते हुए कहा, महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस को समझाते हुए कहा, महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस को समझाते हुए कहा कि नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने हेतु
कि नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने हेतु हमें सरकार को 1 साल का समय दे देना चाहिए। हमें सरकार को 1 साल का समय दे देना चाहिए। हमें सरकार को 1 साल का समय दे देना चाहिए। लेकिन यदि इस समय सीमा में सरकार की ओर से नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई, तब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, जिसकी प्राप्ति के लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। हालांकि इसी में जोड़ दो, हालांकि पंडित नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस इस बात को लेकर तैयार हो गए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया। 1928 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक राजनीतिक पार्टी को स्थापित करके ठीक है, बाकी कल डिस्कस करते हैं।